हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉलिड स्टेट क्या होता है कि ये स्टेट ऑफ ए मैटर विच इज रिजिड एज ए डेफिनेट शेप एंड ए साइज और ए वॉल्यूम। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, कि सॉलिड स्टेट ए स्टेट ऑफ ए मैटर जो क्या होती है विच इज रिजिड एंड ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सॉलिड की, कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट रहेगा हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड की, और ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, कि दे हैव ए लो कंप्रेसिबिलिटी, ये लो कंप्रेस होते हैं। उसके बाद वेरी लो डिफ्यूजन, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, काफ़ी स्लो डिफ्यूजन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ए वेरी लेस वेपर प्रेशर, और इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये सॉलिड्स होते हैं, रिजिड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वेरी लेस, इसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बिटवीन दी मोलिक्यूल्स के बीच में। अब वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इस केस में क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास सॉलिड की। तो ये सारा हम बिल्कुल रिवीजन करेंगे एक डेफिनेटली पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप से, कि द सॉलिड इज क्लासीफाइड इनटू ए टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है बच्चों एमरफस सॉलिड। एमरफस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, शूडो सॉलिड कहते हैं, या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि विच हैज़ ए डेफिनेट जियोमेट्री और शेप। इसकी एक डेफिनेट क्या होती है, जियोमेट्री या शेप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स, नॉन मेटल और आयनिक कंपाउंड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमरफस सॉलिड की। अब अमरफस सॉलिड के केस में कि विच डू नॉट हैव ए डेफिनेट जियोमेट्री, जिसकी डेफिनेट जियोमेट्री नहीं होती और शेप नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड, या फिर उसको शूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। इसके अंदर सारे बच्चों क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास, रबर, प्लास्टिक, गिलास, पॉलीमर, टार एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए अमरफस सॉलिड। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ए क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड की क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। इनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, वो एक रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। जो अमरफस सॉलिड के अंदर होगी बेसिकली वो क्या होगी, इरेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, इरेगुलर वैसी होगी। सेकेंड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो अमरफस सॉलिड है मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, ये मेल्ट हो जाता है किसी भी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, रिगार्ड एज ए ट्रू सॉलिड। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रू सॉलिड। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद यदि हम अमरफस की बात करें कि रिगार्ड एज ए सुपर कोल्ड लिक्विड, और इसको हम शूडो सॉलिड कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर अंडरगो ए रेगुलर क्लीवेज। इसकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बच्चों एक रेगुलर क्लीवेज होती है। इस केस में कि इसकी अंडरगोज ए इरेगुलर क्लीवेज, इसकी एक इरेगुलर क्लीवेज होती है। क्लीवेज मीन्स तोड़ना। अब उसके बाद कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं बेसिकली वो एनिस्ट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब एनियोस्ट्रोपिक नेचर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जो बेसिकली अमरफस सॉलिड है हमारे पास, ये किस नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों इसी का, कि डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप, और इसकी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। नेक्स्ट है कि डू नॉट हैव ए स्मूथ कूलिंग कर्व्स, इसका स्मूथ कूलिंग कर्व्स नहीं होता। हैव ए स्मूथ कूलिंग कर्व्स, इसका क्या बनता है बच्चों, एक स्मूथ कूलिंग कर्व्स बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डेफिनेट हीट ऑफ ए फ्यूजन, इस केस में होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, और जो अमरफस के केस में होगा डू नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ ए फ्यूजन। तो ये कंपैरिजन किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड का। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने कौन कौन सा है यहाँ पर बच्चों, इसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होती है इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होती है। इसको हम एनेस्ट्रोपिक नेचर में बोलेंगे, इसको हम आइसोट्रोपिक इन नेचर में बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये अभी हमने किए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सॉलिड की, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
देखो सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्सेस एमरफस सॉलिड। तो हमारे पास ये यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एग्जाम्पल के तौर पर मार्बल हार्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद चौक ये सॉफ्ट होता है, बेसिकली ये चौक ले रखा है। तो इसकी जो अरेंजमेंट बनती है वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और इसके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट बनेगी। किसके? इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, आइसोट्रोपी क्या होती है, कि इट मीन्स द सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी मीन्स बच्चों कंडक्टिविटी की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, इन ऑल डायरेक्शन और सैचुएशन। मतलब वो क्या होगी कि सेम होगी हर एक डायरेक्शंस के अंदर। तो याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली किस नेचर के अंदर होती है? एमरफस के केस में। और यदि क्रिस्टलाइन की बात करें तो बच्चों उसमें कौन सी होती है? एनेस्ट्रोपी होती है। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स ए डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या होगी? सेम प्रॉपर्टी इन ए सेम डायरेक्शन। ये किस केस में होगी? एमरफस के केस में। और जो क्रिस्टलाइन के केस में होगी वो क्या होगी कि इट मीन्स ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, मीन्स लाइक इज ए कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा इन ए डिफरेंट डायरेक्शन और ए सैचुएशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनास्ट्रोपी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज ए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए एमरफस सॉलिड, जो एमरफस सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, कि विच रिजेंबल लाइक इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड इज ए क्रिस्टलाइट्स। उसको हम क्या बोला जाता है बच्चों? क्रिस्टलाइट्स बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर है क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। अब क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है किसकी बच्चों? जियोमेट्री की, प्रॉपर्टी की, शेप की, स्ट्रक्चर की। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास कि द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री विच डील्स विद ए जियोमेट्री, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड इज ए क्रिस्टलोग्राफी। उसको आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद अब हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज ए मॉलिकुलर हमारे पास क्रिस्टल, सेकेंड इज ए आयनिक क्रिस्टल, थर्ड हमारे पास नेटवर्क क्रिस्टल और फोर्थ हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल। अब आगे फर्दर जो मॉलिकुलर सॉलिड क्रिस्टल होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर के केस में क्या होगा? बेसिकली डिफरेंट चार्जेस होंगे। नॉन पोलर के केस में सेम चार्जेस होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो शो करेंगे। इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर एक ग्राफ के रूप में और उसके एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चों, बेसिकली एक टेबल दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ए बाइंडिंग फोर्सेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ ए सॉलिड। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड अभी हमने एक्सप्लेन किया कितने टाइप्स का होता है हमारे पास? 3 टाइप्स का, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे बेसिकली वो कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब इस केस के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स अट्रैक्टिव करती है वो कौन सी होगी बच्चों? डिस्पर्जन, लंदन फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। अब बेसिकली नॉन पोलर के केस में तो हमने ये लेके चलना है डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स। ये हमारे पास एग्जांपल है किसका? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर मतलब ये हमारे जो फर्स्ट हम कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास पोलर के केस में हमने बात करनी है बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हमने H बॉन्डिंग की बात करनी है। अब इसका एग्जांपल भी आपने एक लर्न कर लेना है भाई साथ में। तो नॉन पोलर का एग्जांपल हमारे पास CCl4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन होगी, I2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उसके बाद यदि पोलर की बात करें तो बच्चों HCl, SO2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये आपने याद कर लेना है पोलर के केस में। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका क्या रहेगा? वाटर रहेगा विद इन आइस के फॉर्म में। अब उसके बाद यदि फिजिकल नेचर की बात पूछी जाए तो बच्चों हमारे पास नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं? सॉफ्ट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? हार्ड होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यदि बात करें, इंसुलेटर होते हैं सारे के सारे। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जो नॉन पोलर है उनका वेरी लो होता है। उसके बाद जो पोलर है लो होगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड। अब इसके अंदर जो बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर दी आयंस, वो क्या होंगे बच्चों? आयंस होंगे। अब आयंस की जो फोर्स जोड़ती है वो कौन सी जोड़ती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसको हम क्या बोलते हैं? कोलम्बिक फोर्स बोलेंगे। याद रखना है बच्चों, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या लेके चलोगे इसका? NaCl, MgO और ZnS और कैल्शियम डाइफ्लोराइड। ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं किसके? आयनिक सॉलिड के। उसके बाद एग्जाम्पल फिजिकल नेचर के तौर में ये क्या होते हैं? हार्ड होंगे बट ब्रिटल होंगे। मतलब जैसे इनको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। उसके बाद इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट इज कंडक्टर इन ए मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन।
और इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों इसका वो क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड मींस क्या है, बेसिकली जो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस इन दी सी ऑफ ए डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, जो पॉजिटिव मतलब कर्नल चार्ज होता है इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इसके बोलते हैं। तो इस केस में जो फोर्सेज होंगी, बाइंडिंग फोर्सेज, वो कौन सी होंगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। इसका एग्जांपल आप क्या दोगे भाई, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए मेटालिक सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल नेचर है इसकी, हार्ड होते हैं बट मेलेबल और डक्टाइल्स होंगे बच्चों ये। नेक्स्ट यदि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर होंगे ये, बिल्कुल कि कंडक्टर इन ए सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन ए मोल्टेन स्टेट। और फेयरली क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर है बच्चों कोवलेंट और ए नेटवर्क सॉलिड क्या होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे, जो फोर्स बांध के रखेगी इनको वो कौन सी फोर्स बांध के रखेगी, नेटवर्क की बात करें या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें। तो इस केस में एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं भाई। SiO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको क्वार्ट्स बोला जाता है, SiC कार्बन डायमंड और AiN और C ग्रेफाइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कोवलेंट और ए नेटवर्क सॉलिड। ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी से कह सकता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होगी इसकी, हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी बेसिकली ये इंसुलेटर होंगे और कंडक्टर होंगे एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है बच्चों, हाई होगा। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब इसी के बेस पर बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और ये नोट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो इसको देखिए, सबसे पहले आपने हमारे पास है एमरफस सॉलिड की बात करेंगे कि एमरफस सॉलिड हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, कि एमरफस सॉलिड होते हैं जो बेसिकली उनकी टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, कि दिस इज कॉल्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्लास पैन फिक्स्ड इन ए विंडो और ए डोर, ओल्ड बिल्डिंग आर फाउंड स्लाइटली थिकर। ये क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली थिकर एट द बॉटम, बट टॉप के अंदर से क्या होते हैं, ग्लास बेसिकली क्या होता है, थिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके अंदर एक टेंडेंसी है फ्लो करने की। तो ये चीज़ बताएगी कि ग्लास इज ए सुपर कोल्ड लिक्विड एंड फ्लो डाउन एंड मेक इन दी बॉटम पोर्शन स्लाइटली क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर बच्चों एमरफस की बात कर रहे हैं कि एमरफस सॉलिड आर ए सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं और ए रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेरियस शेप, इनको हम मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट शेप दे सकते हैं, बट इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके रूप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में। डिपेंड ऑन, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों कि किस तरफ से उनको आप हीट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि सम गिलास ऑब्जेक्ट आर फाउंड इज ए मिल्की बिकॉज इज द सम क्रिस्टलाइजेशन, कि जितने हमारे पास गिलास ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली फाउंड पाए जाते हैं कैसे, मिल्की कलर के अंदर। क्यों, ड्यू टू द सम, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए 2 और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए सेम केमिकल कंपोजिशन, जिसकी सेम केमिकल कंपोजिशन होगी, दिस इज कॉल्ड इज, उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमॉर्फिज्म। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नया पॉइंट निकल के आया बच्चों कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए 2 और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि जिसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टल सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसकी सेम केमिकल कंपोजिशंस होगी, उसको हम क्या बोलोगे, आइसोमॉर्फिज्म्स। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या लेके चलोगे आप, हमारे पास है N3PO4 एंड उसके बाद है N3ASO4। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन ए मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, यदि एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हो, पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। वंस अगेन इसका एग्जांपल क्या लेके चलोगे, कार्बन, क्योंकि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं उसको, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे ही सल्फर के भी डिफरेंट क्या होती है, बेसिकली एलोट्रोप्स होंगे, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड इज ए पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड विच appears as a amorphous solid is called as a polycrystalline, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड as a polycrystalline solid। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं विच अपीयर एज ए amorphous solid, वो अपीयर्स हो जाते हैं क्या, amorphous solid के रूप में, तो दिस इज कॉल्ड as a polycrystalline, उसको आप क्या बोल दोगे, polycrystalline, क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वार्ट्स
इज ए क्रिस्टलाइन। जो क्वार्ट्स होते हैं बेसिकली बच्चों वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है बेसिकली, कैसे बोलोगे कि जो सिलिका है हमारे पास, सिलिका गिलास इज ए अमरफस सॉलिड, वो क्या होगा, अमरफस सॉलिड होगा। तो क्लियर हो गए ये पॉइंट सारे जो मैंने अभी आपको बताए। अमरफस सॉलिड से रिलेटेड वो टेंडेंसी फ्लो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गिलास विंडोज के अंदर यूज किए जाते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेने अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बच्चों, लास्ट पॉइंट इसका, कि अमरफस जो है बेसिकली सिलिकॉन यूज कहाँ यूज करते हैं, एज ए फोटोवोल्टिक मटेरियल्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एनी बोर्ड एग्जाम्स की यदि बात करें कि इट इज़ ए 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो इसकी अरेंजमेंट होती है बच्चों वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। की ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल स्पेस या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस इसको बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन कि जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, लाइक इज ए, उसके अंदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन ए स्पेस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फिगर आपको दिखाई दे गया है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल लैटिस। अब इसके अंदर एक यदि छोटे से कंपार्टमेंट की बात कर ले बच्चों, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यूनिट सेल बन जाएगा। अब उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लैटिस पॉइंट क्या होता है, कि ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, कि हर एक पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्रिस्टल लैटिस को, ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड इज ए, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड इज ए लैटिस पॉइंट। ये क्या होगा हमारे पास बच्चों, लैटिस पॉइंट होगा। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम यूनिट सेल क्या होता है। अब यूनिट सेल मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे कोई बड़ी एक बिल्डिंग होती है उसके अंदर एक स्मॉल रूम होता है तो उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। कि ए स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, कि एक छोटा सा पार्ट किसके अंदर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर, कि विच वैन रिपीटेड ओवर अगेन प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ ए ईच। देखो सिंपल डेफिनेशन करते हैं बच्चों कि यूनिट सेल क्या होता है, कि इज स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, कि विच वैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूस ए कंप्लीट क्रिस्टल। तो एक प्रोड्यूस क्या दे देता है, हमें कंप्लीट क्रिस्टल दे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलेंगे, या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इज ए यूनिट सेल। अब इस केस में आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिट सेल है यहाँ पर। अब यूनिट सेल के अंदर बेसिकली इसके बच्चों 6 पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहे होंगे ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। अब इस केस में जो ए है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है एक्सल लेंथ, ए बी सी हमारे पास एक्सल लेंथ होगी, अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या होंगे बच्चों, एक्सल एंगल होंगे। अब इसके ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, बेसिकली ये देखिए ध्यान से कि पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल, तो 3 पैरामीटर है हमारे पास। फर्स्ट इज ए 3 एज लेंथ, 3 एज लेंथ का मतलब एक्सल लेंथ कौन कौन सी हैं, ए बी सी में और में बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं। उसके बाद 3 हमारे पास क्या है, एक्सल एंगल, अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चों, 3 एंगल होंगे। तो ये टोटल क्या बन गया हमारे पास, 6 पैरामीटर ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड इज ए यूनिट सेल की, ये टोटल 6 पैरामीटर्स है। अब देखिए बच्चों बात करेंगे हम फ्लो चार्ट की टाइप ऑफ ए यूनिट सेल के अंदर की यूनिट सेल चार्ट कितने टाइप्स का होता है बेसिकली, और इसका फ्लो चार्ट। तो इस पे भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा फार्मूला बन के आएगा डेंसिटी का। अब इस केस में देखो कि यूनिट सेल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, परमिटिव और सिंपल, और उसको हम नॉन परमिटिव भी कहते हैं। अब बेसिकली सिंपल तो ओनली सिंपल टाइप्स की ही होते हैं, नॉन परमिटिव हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, फेस सेंटर्ड की, एंड आफ्टर दैट इज ए एंड सेंटर्ड। अब इसके अंदर बेसिकली जेड की यदि बात करेंगे बच्चों, जेड इज कॉल्ड इज ए रैंक ऑफ ए यूनिट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए यूनिट सेल, कि द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट इज कॉल्ड इज ए रैंक, उसको आप क्या बोलोगे, रैंक बोलोगे, या रैंक ऑफ ए यूनिट सेल। कि जो हमारे पास जेड होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए सीपी मल्टीप्लाई बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन, की कितने उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसकी हम बेसिकली आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली कि जेड आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों परमिटिव की, परमिटिव या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है। अब इस केस में देखो कि इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कि जिसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, उसको हम सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या करोगे बच्चों, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितने कर रहे हैं, 1/8, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8
क्रॉस हो गया, यहाँ से 1 आ गया। अभी किस केस के अंदर है, सिंपल के अंदर। ऐसे ही हमने बात करनी है नॉन परमिटिव यूनिट सेल की, कि इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेसिकली कॉर्नर पे भी प्रेजेंट करेंगे एज वेल एज द अदर प्लेस पे भी प्रेजेंट करेंगे यूनिट सेल के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन परमिटिव यूनिट सेल आगे फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास है बच्चों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो बेसिकली कि इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट कहाँ पर कर रहे हैं, एट ऑल द कॉर्नर, सभी कॉर्नर्स के ऊपर भी प्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। अब एंड एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, और कहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस बॉडी के अंदर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 1 से। तो इस केस में कितना आ जाएगा बच्चों, Z की जो वैल्यू आएगी बॉडी सेंटर्ड के अंदर वो कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड के अंदर कि इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट करेंगे ही, एज वेल एज इन द फेस ऑफ द यूनिट सेल, और कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, फेस सेंटर्ड ऑफ द यूनिट सेल में भी प्रेजेंट करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो इस केस में Z इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो याद रखना कि फेस सेंटर्ड के अंदर कितने होंगे हमारे पास, जो Z की वैल्यू आएगी बच्चों, रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। अब इस केस में देखो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं प्रेजेंट इन द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट करेंगे एज वेल एज इन द फेस सेंटर्ड ऑफ एनी अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, कि किसी भी 2 अपोजिट फेस के अंदर भी ये प्रेजेंट होंगे। ऐसे भी हो सकते हैं, बेसिकली ऐसे भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इज ए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसको आप क्या बोलोगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस केस में Z इज इक्वल टू क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस, अब यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 2, तो इसका हाफ पार्ट होता है 1/2, कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा इस केस के अंदर, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चों एक टेबल दे रखी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, शेप ऑफ ए यूनिट सेल। तो हमारे पास सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि शेप ऑफ ए यूनिट सेल के अंदर हमने बात करनी है क्रिस्टल सिस्टम की। तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे, और बेसिकली ये मैंने अपने एक नोट्स के अंदर भी डाला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जो मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए थे उसके अंदर एक बेस्ट ट्रिक्स बनाई थी। सबसे पहले हमारे पास थी CTO, उसके बाद RH और MT। तो CT से क्या बनता है हमारे पास बच्चों, C से बनेगा क्यूबिक, उसके बाद T से बनेगा टेट्रागोनल, और O से बनेगा हमारे पास ऑर्थोम्बिक। उसके बाद RH से हमारे पास क्या बनता है, रोम्बोहेड्रल, और उसके बाद हेक्सागोनल, या फिर हम ऐसे लेके चल सकते हैं CTO, MT और उसके बाद RH। अब यहाँ पर ये 7 हमारे पास क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। इनके अंदर बोर्ड में एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा विद ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्यूबिक के अंदर। तो क्यूबिक के अंदर हमारे पास जो एक्सल लेंथ होगी, ठीक है, जिसको हम एज लेंथ बोलते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C के इक्वल होगी, और जो एंगल होंगे वो भी सारे 90 डिग्री के होंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। तो नंबर ऑफ ए लैटिस इन द यूनिट सेल कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। अब ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मोर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल कौन सा होगा बच्चों, क्यूबिक होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे क्या है, इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, और यहाँ पर बेसिकली एक्सल लेंथ भी क्या है, इक्वल है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल के केस में बच्चों क्या होगा, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा हमेशा क्या रहेंगे, 90 रहेंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ए लैटिस इन द यूनिट सेल कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद ऑर्थोम्बिक के अंदर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, बट यहाँ पर अल्फा बीटा ना इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, गामा 90 होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ ए लैटिस इन द सिस्टम के अंदर क्या होंगे, 4 होंगे। तो ये तो सबने आपने याद करने हैं बच्चों अच्छी तरीके से, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने ये करना है कि कौन सा यहाँ पर मोर सिमेट्रिकल है, वो क्यूबिक है। उसके बाद रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के केस में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये यहाँ पर 90 नहीं होगा। इस केस में जो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा बच्चों, लैटिस इन दी क्रिस्टल के अंदर 1 होगा। उसके बाद हेक्सागोनल के केस में यदि बात करें, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा 90 होगा बच्चों, गामा इज इक्वल टू 120 होगा। किस केस के अंदर, हेक्सागोनल के केस में। अब इस केस में यहाँ पर भी 1 होगा नंबर ऑफ ए यूनिट इन दी
सिस्टम के अंदर। उसके बाद मोनोक्लिनिक के अंदर बच्चों हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा इज इक्वल टू 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो इस केस में कितना होगा 2 होगा। जो ट्राई क्लिनिक है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90। अब ये हमारे पास क्या है, मोर अनसिमेट्रिकल है। अभी मैंने बताया था सिमेट्रिकल कौन सा है यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, वो क्यूबिक है। अनसिमेट्रिकल कौन सा है बच्चों, ट्राई क्लिनिक, बिकॉज क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा और ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के इक्वल होगा, हमेशा यहाँ पर नॉट इक्वल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, जिसके अंदर 14 हमारे पास बेसिकली ब्रेविस लैटिस हैं। तो उसका पॉइंट देखिए सबसे पहले कि द टोटल नंबर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज ए ब्रेवियस लैटिस। उसको आप क्या बोलोगे, ब्रेवियस लैटिस बोलोगे। कि टोटल नंबर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इन दी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि कितने क्रिस्टल लैटिस हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेवियस लैटिस। और हमारे पास दीज आर द टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस। कितने हैं, टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या है भाई, जो आपके आसपास के पड़ोसी होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहा जाता है। कि द टोटल नंबर ऑफ ए स्फीयर या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच आर डायरेक्टली टचिंग टू दी पर्टिकुलर स्फीयर इन ए क्रिस्टल। कि जो टोटल नंबर ऑफ ए स्फीयर हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं विच आर ए डायरेक्टली टचिंग, जैसे ही वो डायरेक्ट टच होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे स्फीयर के साथ इन ए क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा बच्चों इंटरस्टिशियल होल क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इंटरस्टिशियल होल भी कहते हैं, साइट भी कहते हैं, वॉइड्स भी कहते हैं। कि द अनऑक्यूपाइड स्पेस इन दी, बेसिकली ये क्या होता है, अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है किसके अंदर, इन बिटवीन ऑफ द स्फीयर ऑफ द क्रिस्टल के अंदर, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल होल या साइट्स बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन कि अनऑक्यूपाइड स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज ए इंटरस्टिशियल हमारे पास होल, साइट या वॉइड्स आप इसको बोल सकते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेसिकली, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है कि ए सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड्स इन ए क्रिस्टल सराउंडेड बाय द 4 स्फीयर। अब देखो क्या है इसके अंदर, हमारे पास बच्चों ये स्फीयर दिखाई दे रहे हैं आपको 4। अब इसके अंदर जो 3 स्फीयर हैं वो तो फर्स्ट लेयर के अंदर है, और एक स्फीयर जो आपको ये थोड़ा डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है, बैक स्फीयर के अंदर। तो इनके बीच में जब ये टचिंग होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। ये बेसिकली आपको जो दिखाई दे रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कि ए सिंपल ट्रायगोनल वॉइड्स ऑफ ए क्रिस्टल सराउंडेड बाय द 4 स्फीयर इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब इस केस में कि साइज ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज मच स्मॉलर देन ऑफ द साइज ऑफ द स्फीयर। जो साइज होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का वो मच स्मॉलर होगा किसके, साइज ऑफ द स्फीयर से। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड डज नॉट मीन दैट द स्फीयर इज ए टेट्राहेड्रल, इट मीन्स दैट द सेंटर ऑफ ए 4 स्फीयर आर प्रेजेंट इन द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो बेसिकली देखो ये आपको पता लगे टेट्राहेड्रन के बारे में बच्चों। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली वो कितना होगा, 4 होगा। कि टोटल नंबर ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड इन द क्रिस्टल कितने होते हैं, 2n। तो इसको याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, 2n होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में ओनली n होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2z। z का आपको पता ही ऑलरेडी रैंक ऑफ ए यूनिट सेल बोलते हैं, और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ए स्फीयर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। इस केस में आपको जो टोटल होंगे बेसिकली ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे पास बच्चों कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको 6 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, 3 इन दी फर्स्ट लेयर, 3 इन दी बैक लेयर। अब ए डबल ट्रायंगुलर, यहाँ पर एक डबल ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द क्रिस्टल सराउंडेड बाय दी 6 स्फीयर, यहाँ पर 6 स्फीयर होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलोगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के केस में बेसिकली आपको मैंने अभी जस्ट बताया बच्चों, 3 इसके अंदर फर्स्ट लेयर के अंदर है, 3 यहाँ पर है सेकेंड लेयर के अंदर है। कि द साइज ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज मच स्मॉलर देन दैट द साइज ऑफ द स्फीयर। इस केस में भी क्या होता है, जो साइज होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो मच स्मॉलर होता है इन कंपेरिजन ऑफ द साइज ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डज नॉट मीन दैट इट्स द, जो शेप है इज ए ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है डज नॉट मीन दैट इट्स शेप इन ए इज ऑक्टाहेड्रल। जो इसकी बेसिकली क्या है कि जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल, इट मीन्स दैट द
क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन कि सेंटर ऑफ दिस 6 स्फीयर आर प्रेजेंट इन द 6 कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। मतलब बेसिकली जो सेंटर होता है इसका प्रेजेंट करता है ऑल ऑफ द 6 कॉर्नर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6 रहेगा। तो इस केस में क्या होगी जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द क्रिस्टल के अंदर बच्चों n इज इक्वल टू मतलब z, जैसे रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है ट्राई एंगुलर वॉइड्स क्या होता है। अब इस केस के अंदर कि ये सिंपल ट्राइंगुलर वॉइड्स इन ए क्रिस्टल सराउंडेड बाय दी 3 स्फीयर, इसमें 3 स्फीयर होंगे बच्चों, और वो किस मतलब होंगे उसको हम क्या बोल देंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स। कि द साइज इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्फीयर इज लार्जली, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये साइज ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। जो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन दी क्रिस्टल के अंदर। तो यहाँ हमारे पास आपको बेसिकली 2 आपको दिखाने वाले हैं बच्चों डायग्राम्स। ये डायग्राम्स आपको जैसे दिख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ये वाली शेप है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इस केस में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की शेप है इन एक क्रिस्टल हमारे पास जो लैटिस है। यहाँ पर देख सकते हो टीवी मीन्स इज ए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ईच ऑफ ए बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल में कितने प्रेजेंट करेंगे 2 प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एज लेंथ, ये कहाँ प्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ द एज लेंथ एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ द, कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे बच्चों ये क्यूब के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका डायग्राम है, इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल। आप इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशंस की बात करेंगे, उसके बाद 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। अब इस केस में देखिए कि इन ए क्रिस्टल लाइन सॉलिड कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बेसिकली हमारे पास एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं आर क्लोजली पैक्ड इन दी स्पेस लिविंग ए मिनिमम एम्पिटी। इसके अंदर क्या होगा बेसिकली मिनिमम एम्पिटी और वैकेंट स्पेस होगा। अब इसके अंदर 1 डायमेंशंस की सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों, पूरा एक रिव्यू दे रहे हैं हर एक चैप्टर का, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 करेंगे हम। हमारे पास है 1 डायमेंशन कि इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर आर प्लेस्ड इन दी हॉरिजेंटल रो। ये बेसिकली कहाँ होते हैं बच्चों एक लीनियर शेप में होते हैं हॉरिजेंटल रो टचिंग विद ईच अदर इन दी एज ऑफ द क्रिस्टल, ये आपस में टच होते हैं। और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 डायमेंशन के अंदर वो कितना होगा 2 होगा। कि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल एक लीनियर शेप में है, एक दूसरे से टच होते जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 डायमेंशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 2 रहेगा। सेकेंड हमारे पास है 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन के केस में हमारे पास ये भी 2 टाइप के हैं फर्दर। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कि इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर ऑफ ए सेकंड रो, जो सेकंड रो है आर एग्जैक्टली अबोव और बिलो द स्फीयर ऑफ ए फर्स्ट रो। ये एग्जैक्टली किसकी होगी अबोव भी हो सकती है और बिलो हो सकती है बच्चों स्फीयर ऑफ ए फर्स्ट रो के। कि इन दिस वे द सेकंड रो इज एग्जैक्टली द सेम, जो सेकंड रो होगी एग्जैक्टली किसके सेम होगी फर्स्ट रो के। इसमें किस टाइप के बनेंगे बच्चों ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। ए टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं किसके अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। इस कोल्ड उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग बिकॉज द स्फीयर आर प्रेजेंट इन द स्क्वायर पैटर्न। ये किस पैटर्न में होंगे स्क्वायर के पैटर्न में। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों क्या होगा 4 होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायग्राम हमारे पास ये है बच्चों इसका डायग्राम। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब HCP की बात कर रहे हैं कि इन दिस अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर द सेकंड रो आर प्लेस्ड डिस्पर्जन बिटवीन द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। देखो बच्चों इसमें जो सेकंड लेयर है बेसिकली वो प्लेस्ड है डिस्पर्जन बिटवीन द स्फीयर ऑफ ए फर्स्ट रो एंड द स्फीयर ऑफ द थर्ड रो आर प्लेस्ड इन द डिस्पर्जन ऑफ ए सेकंड रो। देखो इस केस में जो हमारे पास क्या बताया मैंने कि सेकंड रो आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है आर प्लेस्ड इन द सेकंड रो। कि इन दिस वे द फर्स्ट रो इज एग्जैक्टली दी सेम, जो पहली रो होगी वो किसकी एग्जैक्टली होगी थर्ड रो की एग्जैक्टली होगी। एंड जो सेकंड रो इज द सेम ऑफ ए फोर्थ रो, जो सेकंड रो है वो किसके सेम होगी फोर्थ रो के। तो इस टाइप में क्या बनेगी ए बी टाइप की क्रिस्टल्स बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 डायमेंशंस के अंदर। अब इस कॉल्ड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 6। तो यहाँ से इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बन रही है बच्चों ए बी टाइप की, यहाँ पर ए बी टाइप क्रिस्टल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अब 3 डायमेंशंस के केस में ये 2 टाइप्स के होते हैं ये भी फर्दर। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर इन दी 2 वेज हैं। सबसे पहले है फ्रॉम ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग HCP कि इन दिस अरेंजमेंट द सेकेंड लेयर इज एग्जैक्टली ओवर द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर
एंड स्फीयर ऑफ ए थर्ड लेयर आर प्लेस एग्जैक्टली ओवर द स्फीयर ऑफ ए सेकेंड लेयर। बच्चों वही सेम पैटर्न है भाई, ये जो अभी हमने जस्ट किया ए बी टाइप की इसके अंदर बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑल दी लेयर आर एग्जैक्टली क्या होंगी, सेम होंगी, सभी लेयर सेम होंगी। ए बी टाइप बनेगी 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर। इसको हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं बिकॉज द स्फीयर आर प्रेजेंट इन दी सिंपल पैटर्न। इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, ये सिंपल क्यूबिक पैटर्न के अंदर होंगे। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3 डायमेंशन में बच्चों, वो कितना रहेगा 12। अब यहाँ पर ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, इसका ये डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी वाली कौन सी है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। अब इस केस में क्या है कि इन दिस अरेंजमेंट द फर्स्ट लेयर हैज ए 2 टाइप ऑफ ए होल, कि जो फर्स्ट लेयर है उसमें बेसिकली क्या होते हैं, 2 टाइप के होल्स होते हैं। अब उन 2 होल की अकॉर्डिंग ही हमने बात करनी है यहाँ पर कि मार्क उसको हम किससे मार्क करेंगे बच्चों, B एंड C से। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर B एंड C से यहाँ पर मार्क कर दिया कि नाउ प्लेस इन द स्फीयर ऑफ ए सेकेंड लेयर ओवर द होल ऑफ ए B। जो सेकेंड लेयर है वो किसके है, ऊपर ओवर द B के ऊपर, कि इन दिस वे द होल ऑफ ए C रिमेन्स। जो C है बच्चों वो क्या रह जाता है, रिमेन्स सेम, अनपेयर्ड रह जाएगा। मतलब कि नाउ न्यू टाइप ऑफ ए होल, जो एक नया टाइप का होल क्रिएट होगा, कौन सा होगा बच्चों, ये A टाइप का होल क्रिएट होगा। अब फ्रॉम दिस सेकेंड लेयर के अंदर ए टाइप ऑफ ए होल इन दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोल दोगे, टेट्राहेड्रल होल्स बोलोगे। जो C टाइप का होल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा। मतलब क्या है कि जो HCP हमारे पास जो क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन के अंदर, इसमें बच्चों टेट्राहेड्रल होल भी क्रिएट होता है और ऑक्टाहेड्रल होल भी क्रिएट होगा। और जब टेट्राहेड्रल बेसिकली होगा तो वो किस टाइप का होगा, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो A टाइप का होगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अनपेयर्ड होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे पास C टाइप का होल क्रिएट होगा वो ऑक्टाहेड्रल होल होगा। अब इस केस में ये आप डायग्राम देख सकते हैं बेसिकली। अब इसके अंदर कवरिंग की गई है कि हमारे पास कि कवरिंग ऑफ ए टेट्राहेड्रल होल्स, कि द टेट्राहेड्रल होल A इज ए सेकेंड लेयर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ ए थर्ड लेयर, कि सो द थर्ड लेयर विल बी द सेम ऑफ ए, किसके सेम होगी, वो फर्स्ट लेयर के। तो इसमें किस टाइप की बनेगी बच्चों, फिर ए बी टाइप की हमारे पास यहाँ पर टाइप ऑफ ए क्रिस्टल्स होंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, HCP। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसका, मैग्नीशियम जिंक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में, क्योंकि 3 डायमेंशन है, 12 होगा। उसके बाद यदि कवरिंग ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल की बात करें ना, कि द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ ए C टाइप। अब ऑक्टाहेड्रल कौन सा बना था बच्चों, हमारा C टाइप का बना था। कि लेयर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ ए थर्ड लेयर, कौन कवर्ड करेगा उसको, थर्ड लेयर। इन दिस वे द थर्ड लेयर विल नॉट बी द सेम ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, तो वो सेम नहीं होगी। तो उस केस में जो लेयर बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, ABC टाइप की बनेगी क्रिस्टल। उसको हम क्या बोलेंगे, CCP या फिर FCC। तो एग्जाम्पल क्या लेके चल सकते हो आप इसका, कॉपर और AG सिल्वर लेके चल सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना रहेगा बच्चों, 12 रहेगा। तो क्लियर हो गया, ये थे हमारे पास क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों कि पोजीशन ऑफ ए स्फीयर इन द क्रिस्टल लैटिस, की पोजीशन क्या होगी। अब स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टच टू ईच अदर, कि जो स्फीयर प्रेजेंट करते हैं एट द कॉर्नर पे सिंपल क्यूबिक में, वो आपस में क्या होंगे बच्चों, टच करेंगे। सेकंड पॉइंट कि द स्फीयर प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल डू नॉट टच विद ईच अदर। इस केस में क्या करेंगे बच्चों, वो टच नहीं करेंगे आपस में। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्फीयर प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ ए बॉडी क्यूबिक सेल टच ईच अदर। अब देखो इस केस में क्या कर रहे हैं बच्चों, कि स्फीयर जो बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं एट द कॉर्नर ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टच इन द स्फीयर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, वो किससे टच कर रहे हैं, बॉडी सेंटर से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टच इन द स्फीयर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड, वो किससे टच करेंगे बच्चों, फेस सेंटर्ड से। तो ये टोटल बिल्कुल जो आपको मैं बता रहा हूँ ये टोटल निचोड़ है बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीटली, जिसके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद बात कर रहे हैं भाई रेडियस एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियस रेशियो क्या होती है। अब देखो रेडियस रेशियो को हम क्या लेके चल सकते हैं, जिसको हम एटॉमिक रेडियस है हमारे पास सबसे पहले R, कि इट इज डिफाइंड इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए बच्चों इस केस में किसकी बात की गई है, 1/2 डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। तो क्या कर दोगे, डीप का डायमीटर का आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियस।
अब हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो देखो बच्चों, हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि लेट ए बी, हमने ए बी को लेट कर लिया ए से। तो ए का मतलब क्या है, हमारे पास दिस इज एज लेंथ, और डी इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पेयर, वो क्या है, डिस्टेंस है। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, जो डी होगा हमारा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टू, मतलब अभी हमने वैल्यू निकाली थी पीछे जस्ट ओनली, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम ऑफ ए रेडियस। तो यहाँ डी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2r के। तो ये किस केस में आ गया, हमारे पास सिंपल क्यूबिक के अंदर आ गया। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि यहाँ से रेडियस निकालना है तो आपने रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आपका r इज इक्वल टू d/2 या फिर a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी एक टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड केस है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड की हम बॉडी की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो ये बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए और एफ मान लिया, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पर, सेम एज इट इज़ वही चीज़। तो ट्रायंगल हमने कौन सी ले ली, यहाँ पर AHG ले ली। AHG आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज ए और ये H है और ये हमारे पास G है। तो इस केस में क्या लगाओगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। आप AH का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारा कर दोगे, तो यहाँ पर एज लेंथ का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहीं से वैल्यू निकाल सकते हो आप, जो AH आया हमारे पास बच्चों, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट, इसका रूट कर दोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए का तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन √2 रह गया। अब सेकंड केस, आप ट्रायंगल कौन सी लेके चलोगे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल है AHF। अब AHF कौन सी है, यहाँ पर देखो AH और ये F। अब इस केस में भी सेम वही चीज़, AF स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो AF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a√3। अब इस केस में जो AC की वैल्यू है बच्चों, हमारे पास A से C की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, AF/2। तो इस केस में क्या कर दोगे, a/√3/2 कर दोगे। तो यहाँ से जो डायमीटर, ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा आपका, वो a√3/2 और इज इक्वल टू किसके है, 2r के। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर डेफिनेशन ही करनी है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि किस केस में क्या होगा, कौन सा रेडियस होगा, क्या एज लेंथ होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है कि यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के अंदर ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल ABC ले लेंगे, AB और ये हमारे पास C। अब इस केस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और यहाँ पर BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी एज लेंथ कितनी है बच्चों, हमारे पास A रहेगी, तो A प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब इसी केस में हमने क्या निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका √2 कर देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a/2। अब यहाँ से AB की जो वैल्यू होगी हमारे पास A से B की, तो वो क्या होगी, AC/2 फ्रॉम द फिगर, अभी हमने जस्ट ओनली किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC/2, तो यहाँ से D है ये हमारे पास, तो a/2/2। तो जो हमारे पास D निकल के आएगा बच्चों, कितना आएगा, a/2/2 इज इक्वल टू 2r के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारे बेसिकली आपने अपनी कॉपी के अंदर, और ये हमारे नोट्स के अंदर भी हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो बच्चों। उसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ ए टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, की जो टोटल परसेंटेज है, ये टोटल स्पेस है जो ऑक्यूपाइड किया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला बच्चों जस्ट ओनली सिंपल बताएंगे आपको कि Z/VS/VC × 100। अब इस केस में यह इसको ऐसे लिख सकते हो कि द फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे, पैकिंग, हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का भी सेम एज इट इज, यहाँ पर क्या कर दोगे, Z/VS/VC। अब उस केस में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है बच्चों, इसको ये पॉइंट आपने नोट करना है, 100 माइनस क्या कर दोगे, पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर दोगे। अब जैसे आप बॉडी का निकाल लो या किसी का भी निकालेंगे, तो उस केस में ये सिंपल है। अब सबसे पहले हमने किसका निकाला हुआ है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। अब सिंपल के अंदर Z की वैल्यू क्या होती है, 1। अब यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देते हैं Z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है हमारे पास, 4/3πr³। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए किसका है, ये बेसिकली a³ हो गया, जो एज लेंथ का है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारे को जो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर जो हमारे पास परसेंटेज आएगी बच्चों सिंपल क्यूबिक के अंदर, वो कितनी आएगी, 52.4%। और जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, π/6 होगा। किस केस के अंदर, सिंपल क्यूबिक में। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बच्चों, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यदि बात करें इंटरस्टिशियल साइट की बात करें, तो इंटरस्टिशियल साइट क्या होगा बच्चों, 100 में से माइनस कर दोगे 52.4, तो कितना हो जाएगा,
7.6% रह जाएगा हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की यदि बात करें, जेड की वैल्यू 2 है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। ये सेम एज आपको पता ही है, ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास बच्चों तो कैलकुलेट करने के बावजूद कितना आएगा, 68% आएगा। और इसके अंदर जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड के अंदर π√3/8 होगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन पूछा जा सकता है बॉडी सेंटर्ड के अंदर, π√3/8। अब इंटरस्टिशियल साइड के अंदर 100 - 68 कर दोगे तो बच्चों कितना बचेगा, 32% बचेगा जो वेकेंट स्पेस होगा। उसके बाद यदि फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें ना, तो इस केस में जेड की वैल्यू 4 है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला लगा के वंस अगेन फिर क्या करना है बच्चों, एफिशिएंसी निकालोगे, सेम वही पैटर्न। अब इस केस में कितना आएगा, 74% आएगा हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है। और यदि फ्रैक्शन की बात करें ना, तो फ्रैक्शन कितना होगा इस केस के अंदर, π√2/6 होगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिंपल के अंदर π/6, बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, π√3/8। और जो हमारे पास एफसीसी की यदि बात करें तो क्या होगा, π√2/6 होगा। अब इंटरस्टिशियल साइट इतने में कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 100 - 74 कर दोगे तो 26%। तो क्लियर हो गया ये, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रेडियस रेशियो, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड की। अब रेडियस रेशियो क्या होती है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ ए कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन इन ए क्रिस्टल। देखो रेशियो करनी है किसकी भाई, कैटायन डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एनायंस कर दोगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ ए कैटायन आर पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ ए एनायंस आर नेगेटिव। अब इसकी एक टेबल है, ये टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके एग्जाम्स के रिकॉर्डिंग। तो रेडियस रेशियो की टेबल है जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मोर देन 0.155। अब इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। टाइप ऑफ ए वर्ड्स क्या बनेंगे, लीनियर। उसके बाद 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा बच्चों। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, एग्जाम्पल इसका क्या दोगे आप, B2O3। नेक्स्ट है हमारे पास 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 4 होगा। टेट्राहेड्रल इसकी वर्ड्स बनेंगे, एग्जाम्पल ZNS और कॉपर क्लोराइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास 0.414 से लेकर 0.732 तक, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, एग्जाम्पल इसका आप क्या ले सकते हो, NaCl और MgO। नेक्स्ट है हमारे पास 0.732 से लेकर 1 तक, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा, क्यूबिक फॉर्म रहेगी, सीजियम क्लोराइड, यहाँ पर NH4Br। नेक्स्ट है हमारे पास 1 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा बच्चों, क्लोज पैकिंग या HCCP बनेगी या CCP बनेगी यहाँ पर, और मेटल्स होंगे सारे। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच में क्या रिलेशन है कि इफ़ वी डिक्रीज, यदि हम डिक्रीज कर देते हैं किसको, रेडियस रेशियो को, कि बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द कैटायन, तो कैटायन का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कि बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए एनायंस, और एनायन का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि देन द स्ट्रक्चर बिकेम अनस्टेबल, जो स्ट्रक्चर होगी वो अनस्टेबल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद इफ इंक्रीज द रेडियस रेशियो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए कैटायन, बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एनायंस द स्ट्रक्चर बिकेम्स अनस्टेबल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो या रेडियस वॉइड्स एंड स्फीयर के बारे में। अब सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल्स का हमने बेसिकली ये किया भी था पहले प्रूव, तो हमने ऑक्टाहेड्रल्स के केस में अभी बताया आपको 0.414 से लेकर 0.732 तक आता है कि ये स्पेयर इज फिटेड इन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सोन इन द, आपको जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 4 स्फीयर है, उनके बीच में हमने ऑक्टाहेड्रल्स को डाल दिया यहाँ पर, एक ट्रायंगल स्वरूप बन गया यहाँ पर। अब इस केस में देखिए, इसको हमने R मान लिया, इसको बच्चों हमने स्मॉल r मान लिया। तो यहाँ पर इसको यदि प्लस करें ना तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पर ये हमारे पास R, ये तो ये क्या बनेगा 2R बन जाएगा इधर तो, और ऊपर यहाँ पर ये क्या बनेगा R प्लस स्मॉल r। अब इस केस में ट्रायंगल बनी है, सेम वही चीज़ भाई, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला अभी 2R, तो 2R का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर, ये हमारे पास R प्लस R का स्क्वायर, और इधर फिर सेम वन R प्लस R का स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, इसको प्रूव कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 2R प्लस R का स्क्वायर। अब इसमें 4R स्क्वायर जैसे इसको करते हैं
तो ये हमारे पास ये बन गया। अब इससे बच्चों 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, r प्लस r का स्क्वायर। अब इसी से हमने क्या करना है, अंडर रूट हटा, यहाँ पर रूट लगा देते हैं। तो क्या करो, रूट लगा देते हैं इस केस में, तो यहाँ पर 2 रूट r स्क्वायर हो जाएगा, इसमें r प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट दोनों साइड से ले लिया हमने, आगे इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। अब इसके बाद देख लीजिए बच्चों, अंडर रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस r, तो r की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, r माइनस r कॉमन कर लिया यहाँ से। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस क्या कर दिया 1, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 0.414 r आ गई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ऐसे ही हमने किसकी बात करनी है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करनी है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की भी हमने वैल्यू ऐसी सेम एज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब उसके बाद बात करेंगे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल हमारे पास AB टाइप के क्रिस्टल्स की यदि बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास है NaCl, ये इसको हम रॉक साल्ट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी बच्चों इसकी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इस केस में हमारे पास इट एज ए FCC स्ट्रक्चर कौन सी होगी, FCC। Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन दी कॉर्नर, जो Cl नेगेटिव आयंस है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट करेंगे, एज वेल एज ना कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, फेस सेंटर पे। जो Na पॉजिटिव आयंस है प्रेजेंट इन दी, वो कहाँ प्रेजेंट करेंगे, एज सेंटर पे, एज वेल एज इन दी बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो बच्चों, वो क्या रहेगा यहाँ पर 6:6 में, तो Na पॉजिटिव 6 है और Cl नेगेटिव भी 6 है। तो यहाँ पर जो Z होगा, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या लेके चलनी है आपने, 4 लेके चलनी है। किसके, इसके अंदर NaCl के अंदर। एग्जाम्पल हैलाइड ऑफ ए एल्कली मेटल, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल रहेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़कर, AgI को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड के अंदर जो आपने पॉइंट करना है बच्चों, सीजियम क्लोराइड वाला, सीजियम क्लोराइड के केस में ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है यूनिट सेल के अकॉर्डिंग। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इट हैज़ ए BCC स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं सीजियम आयंस हैं जो हमारे पास, कि Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द कहाँ प्रेजेंट करेंगे, कॉर्नर पे। और जो CS आयंस है हमारे पास सीजियम वाले, वो कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा बच्चों इसका, वो क्या रहेगा, 8:8 के अकॉर्डिंग। तो सीजियम पॉजिटिव आयंस 8 होंगे, Cl नेगेटिव आयंस कितने होंगे, 8। तो Z की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होगी इस केस के अंदर, 1 होगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। NaCl के अंदर कितनी होगी, 4 होगी Z की वैल्यू। सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या लेके चलोगे, 1 लेके चलोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ZnS, जिसको हम जिंक ब्लेंडे बोलते हैं। तो ZnS की स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये आपकी स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंडे की। तो इस केस में ये हमारे पास S2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट कहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, कॉर्नर के ऊपर। ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, एंड एज वेल एज इन द फेस में, और फेस में भी प्रेजेंट करेंगे। जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है वो प्रेजेंट कहाँ करेंगे, ईच ऑफ द बॉडी डायगोनल हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। अब इसको प्रॉपर मैं बता देता हूँ आपको कि इट हैज़ ए FCC स्ट्रक्चर, ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास। S2 नेगेटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्नर पर, एज वेल एज इन दी फेस सेंटर पे। और उसके बाद जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है प्रेजेंट ईच ऑफ द बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट करेंगे बच्चों, हाफ ऑफ ए टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। उसके बाद है जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4 रहेगा। इस केस के अंदर Z की वैल्यू क्या लेके चलोगे, 4 लेके चलोगे इस केस के अंदर। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो इसका, कॉपर हैलाइड और AgI। अब नेक्स्ट है हमारे पास AB2 टाइप के क्रिस्टल जो है हमारे पास, वो है कैल्शियम फ्लोराइड। आप कैल्शियम फ्लोराइड का ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस है ये कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर। और जो Ca पॉजिटिव आयंस है वो बच्चों कॉर्नर पे भी प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, FCC। Ca2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन दी कॉर्नर एज वेल एज इन द फेस सेंटर्ड। कहाँ प्रेजेंट करेंगे, ये फेस में भी प्रेजेंट करेंगे और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट करेंगे। जो F नेगेटिव आयंस है प्रेजेंट इन एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बेसिकली इसका क्या बनेगा बच्चों, 8:4 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कैल्शियम का 8 होगा और F नेगेटिव आयंस का 4 होगा। तो इसमें Z की वैल्यू क्या लेके चलोगे आप, 4 लेके चलोगे। नेक्स्ट है हमारे पास A2B टाइप क्रिस्टल। अब इसके अंदर क्या ले लिया आपने, एंटी फ्लोराइड टाइप्स ले लिया, यहाँ पर N2O ले लिया। अब इस केस में देखिए बच्चों, जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास FCC स्ट्रक्चर बनेगी। इस केस में O2 नेगेटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, ऑल ऑफ द कॉर्नर एज वेल एज इन दी फेस के अंदर भी प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये तो O की बात कर रहे हैं ना, O कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, कॉर्नर पे एज वेल एज इन दी फेस सेंटर्ड पे। जो N पॉजिटिव आयंस है ये कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट एट दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेसिकली ये कितना होगा इसका, 4:8 होगा। जो Na के होंगे वो 4 होंगे, और जो हमारे पास O2 नेगेटिव है बच्चों उसके कितने होंगे, 8 होंगे। तो इस केस में भी आप क्या लेके चलोगे, रैंक है इसका वो कितना होगा, 4। इसका एग्जाम्पल क्या लेके चलोगे, एल्कली मेटल और ऑक्साइड और सल्फाइड्स लेके इसका एग्जाम्पल लेके चलोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों टाइप्स, कि टाइप ऑफ ए
बेसिकली टाइप ऑफ ए टेम्परेचर इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, कि NaCl जो हमारे पास स्ट्रक्चर है 6:6 प्रेशर यदि डालते हैं तो उस केस में क्या करोगे, सीजियम क्लोराइड के अंदर वो चेंज हो जाएगा 8:8 के अंदर। यदि सीजियम क्लोराइड पे हम टेम्परेचर डालते हैं बच्चों, उस केस में वो किस में ब्रेक हो जाएगा, 6:6 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो NaCl स्ट्रक्चर है 6:6 प्रेशर यदि डालते हैं तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में चेंज होगा। सीजियम क्लोराइड पे यदि टेम्परेचर डालते हैं तो बच्चों को किस में टूटेगा, NaCl के अंदर, कि हैंस इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस केस में, इंक्रीज होगा। ठीक है, यह याद रखना आपने, यदि इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। अब आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला D = Z × m(a³/Na). अब Z यहाँ पर रैंक है, हमारा रैंक ऑफ यूनिट सेल, m क्या होगा बच्चों यहाँ पर मोलिकुलर मास, A एज लेंथ और Na हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। अब देखो इस केस में कि जो यूनिट होती है, पहले तो यूनिट ऑफ ए डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जेड क्या है, नो यूनिट, जेड की कोई यूनिट नहीं होगी, पर जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होगी, BCC के अंदर 2 होगी, FCC के अंदर कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। अब m के अंदर जो हमारे पास, इसको हम ग्राम में ले सकते हैं या किलोग्राम में ले सकते हैं। A = हमारे पास सेंटीमीटर और m है, n की देयर इज ए नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती। अब उस केस में नोट की बात करेंगे कि NaCl ZnCl ये हमारे पास क्या होगा इस केस के अंदर बच्चों, रैंक 4 रहेगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद सीजियम क्लोराइड, Z की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आयनिक कंपाउंड है 1 होगी। NaCl यहाँ पर जो हमने क्या निकाला, रेडियस रेशियो 2R+ + R- = A। सीजियम क्लोराइड इसके इसमें हम बच्चों सीजियम क्लोराइड की यदि बात करें तो 2R+ + R- = A√3। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया और बेसिकली कुछ यूनिट्स दी गई हैं बच्चों। यहाँ पर 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 ओमस्ट्रॉन्ग = किसके इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर, ये बेसिकली आपको पता ही होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1 माइक्रोमीटर हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 ओमस्ट्रॉन्ग = 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के इक्वल होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इम्परफेक्शन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आना। इम्परफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स डिफरेंट टाइप के हैं बेसिकली, तो इनकी एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एनी रेगुलरिटीज इन द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेयर ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड द इम्परफेक्शन ऑफ ए क्रिस्टल डिफेक्ट्स। देखो इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, या यहाँ पर इरेगुलरिटीज एक ही चीज़ है, इम्प्योरिटीज की बात करिए इरेगुलरिटीज की। इन दी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर बच्चों क्या आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन ऑफ ए क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलेंगे। अब ये कैसे अराइज होती है, बेसिकली देखिए कि इट अराइज ड्यू टू अप्लाइंग हीट ऑन द क्रिस्टल, या तो आप इस पर अप्लाई करोगे हीट ऑन द क्रिस्टल, या अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द क्रिस्टल, या फिर एडिंग द इम्प्योरिटीज ऑन द क्रिस्टल। देखो सिंपल सी बात है, यदि क्रिस्टल को हीट किया या फिर प्रेशर डाला या फिर आपने क्या किया, एडिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ ए क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, तो तब ये क्या होती हैं, इम्परफेक्शन स्टार्ट हो जाती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अब इसके अंदर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, अब इम्परफेक्शन बेसिकली द कंडक्टिविटी ऑफ ए क्रिस्टल इंक्रीज हो जाएगी, बट स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इम्परफेक्शन के केस में कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्या होता है, कि बाय हीटिंग द क्रिस्टल, जैसे ही क्रिस्टल को हीट करेंगे द इलेक्ट्रॉन लीव देयर प्लेस एंड होल्स आर प्रोड्यूस, कि जैसे ही क्रिस्टल को हीट किया इलेक्ट्रॉन्स ने वहां से लीव कर दिया, होल क्या हो गया, वहां पर क्रिएट हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड दीज होल्स स्टार्टेड टू मूव द डायरेक्शन ऑफ ए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों इस केस में मैंने क्या बताया, क्रिस्टल को जैसे आपने हीट किया वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि दीज होल स्टार्ट टू मूव, ये होल स्टार्ट करेगा किसके रूप में, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स की, कि हैंस दीज होल एंड इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड द डिफेक्ट ऑफ ए क्रिस्टल, कि विच इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। इस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या लेके चल सकते हैं यार इसका, सिलिकॉन,
और उसके बाद क्या है हमारे पास जर्मेनियम एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लो चार्ट है ये बच्चों। सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट्स की बात करेंगे। लाइन डिफेक्ट आगे फर्दर टाइप्स के हमारे पास एज डिसलोकेशन, और उसके बाद स्क्रू डिसलोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के हैं बच्चों, सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्पोर्टेड डिफेक्ट, और उसके बाद नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये फर्दर 3 टाइप्स के हमारे पास, यहाँ पर 4 टाइप्स के, शॉर्टकी डिफेक्ट, उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। जो हमारे पास नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा बच्चों, और मेटल डेफिशिएंसी। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये भी फर्दर आगे 2 टाइप का है, प्रेजेंस ऑफ ए एनायनिक वैकेंसीज, और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा कैटायंस एट ए इंटरस्टिशियल साइट। अब इस केस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही लाइन डिफेक्ट्स के बारे में, कि इन दिस डिफेक्ट इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अराइज इन ए पर्टिकुलर लाइन। एक पर्टिकुलर लाइन को क्या करेगी, वो बताएगी, ठीक है ना, एरिया को बताएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हो आप, मेटल्स। ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक है हमारे पास एज डिसलोकेशन, कि इन दिस डिफेक्ट द एज ऑफ द एटॉमिक प्लेन इज चेंज्ड विद ए क्रिस्टल। एटॉमिक के एटम के साथ वो क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, कि एन एज ऑफ ए डिसलोकेशन अकर व्हेन एक्स्ट्रा एटम इज इंसर्टेड इन ए वन प्लेन, कि एक अलग से एटम आ गया और उसने क्या कर दिया, उसको बेसिकली एक एज डिसलोकेशन बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है यहाँ पर स्क्रू डिसलोकेशन। ये एक्स्ट्रा दे रखा है भाई, कर लो, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वैसे तो, कि इन दिस डिफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एटम्स इज क्रिएटेड इन वन पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, कि विच रिपीट इन द अदर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। ये रिपीट करता है अदर पार्ट ऑफ द क्रिस्टल से। यहाँ से इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप। उसके बाद जो हमारे पास जेन्युइन वे से हम करेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जो इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि दिस डिफेक्ट which arise due to the irregularities of the arrangement of the constituent particle of the crystal। irregularities अरेंजमेंट होती है किसकी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन्हें क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले क्या होगा कि इन द रेशियो बिटवीन द कैटायन एनायंस रिमेन्स द सेम आफ्टर ए डिफेक्ट, कि जो रेशियो होगी कैटायन एनायंस की वो सेम रहेगी आफ्टर डिफेक्ट्स के बाद भी, कि रिप्रेजेंट बाय द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ए क्रिस्टल को। देन डिफेक्ट अराइज, ये इफेक्ट क्या होगा, अराइज होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट है भाई। शॉर्ट की डिफेक्ट की डेफिनेशन, इक्वल नंबर ऑफ ए कैटायन एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, ठीक है ना, क्रिएट क्या करेगा, होल, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इस केस में सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, और दिस डिफेक्ट के किसके अंदर होता है, बेसिकली ये NaCl के अंदर, KCl के अंदर, KBr के अंदर, सीजियम क्लोराइड के अंदर, AgBr के अंदर। ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये आपको जैसा कि इसका ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस क्या हो गए, मिस हो गए इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर से। अब जो इसकी कंडीशंस हैं, बेसिकली कंडीशन ऑफ ए शॉर्ट की डिफेक्ट, ये देखिए जल्दी से, कि दिस डिफेक्ट शोन बाय हाई आयनिक कंपाउंड। ये किसमें दिखाई देता है, बेसिकली हाई आयनिक कंपाउंड, जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको NaCl के अंदर, KCl के अंदर, KBr के अंदर, सीजियम क्लोराइड के अंदर, AgBr के अंदर। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, हाई डिफरेंस इन दी साइज ऑफ कैटायंस एनायंस, और साइज भी वहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स के बच्चों, कि डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल डिक्रीज ड्यू टू दी होल। जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्रिस्टल की, किसकी वजह से, होल की वजह से। कि नो चेंज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास के है, के को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द होल की वजह से। यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द होल की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ ए क्रिस्टल क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू द होल की वजह से। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं बच्चों ये दोनों पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है कि व्हेन ए कैटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, कि जैसे ही कैटायन और एनायंस मिस होते हैं लैटिस के अंदर से, कि क्रिएट ए होल। अब इस केस में या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, किस में से, क्रिस्टल लैटिस के अंदर से, कि वहाँ पर क्रिएट क्या होगा बच्चों, होल होगा। द एंटर इन द इंटरस्टिशियल साइट, वो कहाँ पर एंटर करेगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, कि सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, वहाँ पर मेंटेन होगी और ये डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। मैंने क्या बताया फ्रैंकल डिफेक्ट में बच्चों, कि यहाँ पर क्या होगा, ओनली कैटायन मिस हो सकता है या ओनली एनायन मिस हो सकता है, किसके अंदर से, देयर क्रिस्टल लैटिस के अंदर से, और
वहाँ पर होल क्रिएट होगा, उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल हमारे पास ही आपके सामने पड़े हैं, AgCl, AgBr, AgI और ZnS, ये इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ से क्या हुआ, कैटायंस मिस हो गया और कहाँ पर चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या होती है फ्रैंकल डिफेक्ट की। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय, ये भी कहाँ दिखता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। वहाँ पर हमने शॉर्ट की में क्या किया था बच्चों, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, यहाँ पर क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। उस केस में क्या था, स्मॉल डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ कैटायन एनायंस था, यहाँ पर क्या है, लार्ज साइज ऑफ ए कैटायंस एनायंस इन दी, किसके बीच में है, एनायंस और कैटायंस के बीच में। उसके बाद इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए, बेसिकली यहाँ पर दिया गया ये कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इसके यहाँ पर हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट के। तो यहाँ पर लिखो कि डेंसिटी है, बेसिकली यहाँ पर जो डेंसिटी होगी, देखो कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी, रिमेन्स सेम एज द नो लूज ऑफ ए मास, कोई भी मास लूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर बच्चों मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कि द क्लोजनेस और आयंस आर ए इंक्रीज होंगे। अब इसके अंदर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो तो आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जो स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल डिक्रीज ड्यू टू द होल, जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होगी ड्यू टू किसकी वजह से, होल की वजह से। अब इस केस में नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ ए क्रिस्टल क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू द होल की वजह से। ये तो बच्चों ऊपर वाला ही दे दिया, कॉन्सिक्वेंस जो हमने शॉर्ट की में किया था। यहाँ पर ये सारा जो पॉइंट है चेंज होगा। यहाँ पर जो फ्रैंकल के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू द होल की वजह से, और जो कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी, इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज होगी ड्यू टू द होल की वजह से। ये अपोजिट कर दिया उसने, ठीक है। उस केस में नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो व्हेन इज सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंटर करेगा किसके अंदर बच्चों, कि इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, इज ए नॉन आयनिक सॉलिड, टू इंक्रीज द डेंसिटी, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, डेंसिटी को, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बन और सिलिकॉन इसका एग्जाम्पल कर लेना है आपने, या फिर कार्बन और सल्फर भी आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि व्हेन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंटर, जैसे ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंटर करेगा किसके अंदर, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, इन्हें आयनिक सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो इंक्रीज कर देगा डेंसिटी को। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा एंटर कर गया बच्चों, एक एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर रहे हैं कि व्हेन ए सम ऑफ द लैटिस साइट द वैकेंट इन ए नॉन आयनिक सॉलिड, यहाँ पर ये वैकेंट है, टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द डिफेक्ट, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा डेंसिटी किसकी, डिफेक्ट्स की। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए वैकेंसी डिफेक्ट। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो इसका, बेंजीन, अमोनिया एक्सेट्रा। तो डायग्राम से समझ लीजिए भाई, डायग्राम से आपको पता लग जाएगा। वैकेंसी में यहाँ से क्या चला गया, ये एक नॉन आयनिक सॉलिड बाहर निकल गया, निकलने से उसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, और वो डिक्रीज कर देता है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड की या क्रिस्टल की, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चों, कि दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन ए फॉरेनर फॉरेनर का मतलब क्या है बच्चों, बाहर से, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज एंटर इन द क्रिस्टल लैटिस या लैटिस साइट और या इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, जैसे ही बाहर से कोई भी, ये डिफेक्ट कब पैदा होगा, जब कोई बाहर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंटर करता है किसके अंदर, लैटिस साइट के अंदर, उसको हम इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहते हैं। कि दिस प्रोसेस एडिंग द इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल चेंज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज ए डोपिंग, वो हमारे पास क्या होगा, डोपिंग होगा, जो प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। दिस डिफेक्ट अराइज इन दी टू वेज, ये दो वेज से होता है। पहला हमारे पास है कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड के अंदर कि डोपिंग विद ए इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट इम्प्योरिटीज, कि व्हेन ए ग्रुप 14 एलिमेंट, जो ग्रुप 14 एलिमेंट हमारे पास कौन से बच्चों, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, डोप्ड इन, किस में डोप्ड कर दोगे इसको, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स के अंदर, जो हमारे पास बोरोन और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा है। कि देन द सम ऑफ ए साइट ऑफ ए ग्रुप 14 एलिमेंट आर सब्सिट्यूटेड बाय ए ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट, वो सब्सिट्यूट की जाती है किसके माध्यम से, ग्रुप 14 एलिमेंट जो सब्सिट्यूट करेगा किसके माध्यम से बच्चों, बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स के माध्यम से। कि नाउ ग्रुप 13 एलिमेंट हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी फॉर्म ए 3 कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या फॉर्मेशन देगा, ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड की देगा विद नेबरिंग ऑफ ए 14 एलिमेंट्स के साथ, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम पी टाइप्स बोलेंगे। तो ये पी टाइप हमारे पास क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये काफ़ी एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों। वैसे नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों इसके अंदर, द होल इज क्रिएटेड एट द साइट
वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, जैसा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर मिस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड द होल इज मूव टूवर्ड्स इन द नेगेटिव प्लेट, जो होल होगा बेसिकली वो मूव करेगा बच्चों कहाँ पर, नेगेटिव प्लेट की तरफ। दिस इज कॉल्ड इज द पी टाइप ऑफ ए सेमीकंडक्टर, उसको आप क्या बोल दोगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसे ही हमारे पास डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज हैं बच्चों, कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है हमारे पास वो डोप्ड हो जाएगा किसके अंदर, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के अंदर। कि द सम ऑफ द साइट ऑफ ए ग्रुप 14 एलिमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, वो किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया बच्चों, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के माध्यम से। कि द एलिमेंट जो हमारे पास है ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि दिस फॉर्म इज ए 4 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, 4 तो वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कि विद द नेबरिंग ऑफ ए ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स के साथ। कि दस ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज क्रिएटेड, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा इन क्रिस्टल्स के अंदर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। कि दीज ए फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स इन दी पॉजिटिव प्लेट, वो किसकी तरफ मूव करेगा बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इज एन टाइप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्रॉपर डायग्राम भी बच्चों, क्योंकि ताकि आपको डायग्राम से कंप्लीट समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। अब इस केस में देखो बच्चों, दिस डिफेक्ट अराइज कि व्हेन इम्प्योरिटीज आयंस एंड होस्ट ऑफ ए आयंस इन ए डिफरेंट वैलेंस साइट। अब यहाँ पर क्या ये डिफेक्ट कब होता है, कि जब इम्प्योरिटीज आयंस आते हैं, ठीक है ना, एंड होस्ट आयंस आर भी डिफरेंट वैलेंस प्लेट, वो किसी एक डिफरेंट स्टेट में हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास NaCl है, यहाँ पर ये डोप कर दिया किसके अंदर, यहाँ हमारे पास है SrCl2 के अंदर। कि व्हेन NaCl इज डोप्ड विद इन SrCl2, कि यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव साइट आर प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या होंगी बच्चों, 2 पॉजिटिव साइट बेसिकली क्या होंगी, जो 2 हमारे पास Na साइट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। इन विच 1 साइट इज फिल्ड विद, एक साइट तो किसके साथ फिल्ड हो जाएगी, Sr2 पॉजिटिव आयंस के साथ। एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो मेंटेन करेगी बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। कि सो इन दिस वे वी Na पॉजिटिव इज ए वैकेंट क्रिएट होल, वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक होल को इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड दीज होल मूव टूवर्ड्स इन द नेगेटिव प्लेट, और वो किसकी तरफ मूव करेगा बच्चों, एक नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है इस केस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंदर हमने बात करनी है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। अब इस केस में देखिए हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन स्टोइचोमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इन द रेशियो बिटवीन कैटायन एनायंस बिकेम इज ए डिफरेंट डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए क्रिस्टल, कि देन दिस डिफेक्ट अराइज, जैसे ही ये डिफेक्ट अराइज होता है। इसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बच्चों। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि मेटल आयंस आर एक्सेस, ये एक्सेस में होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे। कि नंबर ऑफ ए कैटायंस आर मोर देन द नंबर ऑफ एनायंस, जो कैटायंस होंगे वो ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे एज कम्पेयर टू दी हमारे पास नंबर ऑफ एनायंस से। अब इस केस में भी 2 वे से होता है बेसिकली। सबसे पहले कि बाय द प्रेजेंस ऑफ ए एनायन वैकेंसीज, कि इन दिस डिफेक्ट कि एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड लीविंग ए होल। वो क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही एनायन मिस होंगे किसके अंदर से, लैटिस साइड्स के अंदर, और वो होल छोड़ जाएंगे एक। और इन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। अब इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एप सेंटर। कि द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड इज एप सेंटर। वो क्या होगा हमारे पास, एप सेंटर होगा। अब इस केस में बच्चों इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि विच रिस्पॉन्सिबल द इम्पार्ट ऑफ ए कलर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्पार्ट ऑफ ए कलर ऑफ द क्रिस्टल के लिए। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। NaCl येलो कलर होगा, KCl वॉयलेट कलर होगा, और लिथियम क्लोराइड पिंक कलर होगा। अब उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, यदि एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, इन दिस डिफेक्ट द एक्स्ट्रा कैटायन एंटर द इंटरस्टिशियल साइट, the electron in the another interstitial site maintain the electrical neutrality। वो क्या मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करेगा। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बच्चों, कलर ऑफ द क्रिस्टल्स के लिए। तो एग्जांपल आप दे सकते हो ZnO, ZnO का कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए इंटरस्टिशियल साइट में, और कैटायंस भी मिस हो गए इन केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों। इन दिस डिफेक्ट मेटल आयंस आर डेफिशिएंसी, जो मेटल आयंस होंगे वो डेफिशिएंस होंगे। आप उस केस में क्या लिख सकते हो, सो द नंबर ऑफ ए कैटायंस आर ए लेस, जो नंबर ऑफ कैटायंस होंगे वो लेस नंबर्स में होंगे, किससे, एज कम्पेयर टू दी एनायन से।
कि इस टाइप में क्या लिखना है हमने कि बाय द प्रेजेंस ऑफ ए कैटायन वैकेंसीज, जब प्रेजेंस किसकी बात करेंगे यहाँ पर कैटायन वैकेंसीज की बात करेंगे, कि इस केस में इन दिस डिफेक्ट द कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, जैसे ही कैटायन मिस करेंगे किसमें से, क्रिस्टल लैटिस साइट्स के अंदर से, एंड कैटायन इज द हायर चार्ज, तो कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो हायर होगा, एंटर टू द अनदर लैटिस साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो मेंटेन करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। तो इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो बच्चों, FeS Fe2O3 और उसके बाद Ni2O। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो साथ साथ में, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाय द प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब इन दिस डिफेक्ट द एक्स्ट्रा एनायंस एंटर इन द इंटरस्टिशियल साइट, जैसे ही एक्स्ट्रा क्या एंटर करता है बच्चों, एनायन एंटर करेगा किसके अंदर, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। द एक्स्ट्रा कैटायन इज द हायर चार्ज, एक्स्ट्रा कैटायन पे क्या हो जाएगा, हाई चार्ज हो जाएगा इन द क्रिस्टल साइट के अंदर, टू मेंटेन, किसको मेंटेन करेगा वो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कैटायंस है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा एनायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहाँ पर एनायन आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में करेंगे, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, ये सिल्वर हैलाइड के अंदर, ठीक है ना। सिल्वर हैलाइड बेसिकली AgBr हो गया हमारे पास, AgI हो गया बच्चों, इन्हें स्मॉल साइज ऑफ ए सिल्वर आयंस की वजह से। नेक्स्ट है जो फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, ये कहाँ पर नहीं पाया जाता, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली हैलाइड्स होते हैं, इन द साइज ऑफ एल्कली मेटल आयंस इज ए लार्जर, कैन नॉट बी फिटेड इन दी इंटरस्टिशियल साइट। तो याद रखना जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो कहाँ नहीं पाया जाएगा, आपको एल्कली मेटल्स की जो हैलाइड्स है उनके अंदर नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास AgBr क्रिस्टल शो करता है दोनों को, हमारे पास फ्रैंकल को भी और हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट को भी। बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉल्ड इज ए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलेंगे। उसके बाद एज दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्रिस्टल हैविंग ए एप सेंटर, यदि क्रिस्टल के अंदर एप सेंटर है, आर इज ए पैरामैग्नेटिक नेचर, वो किस नेचर में होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर में, ड्यू टू द प्रेजेंस किसकी वजह से, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ZnO, ZnO किस कलर का है, बेसिकली अभी हमने पढ़ा था बच्चों, इज ए वाइट, बट अपॉन हीटिंग, जैसे ही उसको हम हीट करेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा, येलो के अंदर, कि ड्यू टू दी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किसकी वजह से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से, बाय द प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा कैटायन, जैसे ही एक्स्ट्रा कैटायन एंटर करेंगे इंटरस्टिशियल साइट में, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनदर टू दी इंटरस्टिशियल साइट, वो कहाँ पर चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि बाय कैटायन वैकेंसी सोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड एज दे कैन बी सो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वेरिएबल क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन से शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास FeS इज कॉल्ड इज ए फुल गोल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फुल गोल्ड एज ए साइन लाइक इज ए गोल्ड ड्यू टू द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कि बाय द प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा एनायंस, किसकी वजह से होगा बच्चों, ये एक्स्ट्रा एनायंस की वजह से, इन द इंटरस्टिशियल साइट इज नॉट जनरली फाउंड एज द साइज ऑफ द एनायन इज लार्जर टू फिट इन द इंटरस्टिशियल साइट कैन बी इजिली। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये थे हमारे पास सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इन द इम्परफेक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमने कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको कराई, जिसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।